सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और घर में रहते हुए अब तो आपके पास समय भी बहुत है, तो आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस समय तो आप ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहे होंगे। ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह भी नहीं जाना, उसका भी वो आपके पास समय बच रहा होगा। तो बच्चों, आप उस समय का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं ना। ये उसमें आप अपनी पढ़ाई में अधिक से अधिक समय अपनी सेल्फ़ स्टडी में दे सकते हैं। तो बच्चों, मस्ट होती है सेल्फ़ स्टडी। जब तक आप स्व अध्ययन नहीं करेंगे, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। तब तक आप नहीं जान पाते कि हमें ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि जब आप स्व अध्ययन करेंगे तभी आपको ये पता लगता है कि आपको ये समझ में आया पाठ या नहीं आया। क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाप से सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करने से ही और स्व अध्याय करने से ही आप एक सफल बन सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से सफलता मिल सकती है। तो बच्चों, आज आपकी मैं पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ये प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनका जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने जो है उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो जो बच्चों कहते हैं कि इनकी रुचि जो बचपन से ही नाटकों में बहुत थी। कॉलेज के समय से ही ये नाटक वगैरह में बहुत ज़्यादा अभिनय किया करते थे। तो माथुर जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उनमें से प्रसिद्ध हैं कुछ, जैसे कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह आदि हैं। और कहते हैं कि ये एक जगदीश चंद्र जो माथुर जी थे, इनके नाटकों में हमें जो है विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने जो है ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं, और उनकी व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित भी रही हैं। ऐसे महान नाटककार का निधन जो है सन 1978 में हुआ था। तो बच्चों, ये जो आपका एकांकी है रीढ़ की हड्डी, तो बच्चों आप कहेंगे मैम एकांकी क्या होता है। तो एकांकी का मतलब है कि एक अंक में पूरी घटनाओं का हो जाना, एक ही अंक में ना, अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक छोटा सा नाटक भी इसको कह सकते हैं, जो पूरे एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, किसी एक घटना को लेकर के लिखा जाता है। तो बच्चों, इस एकांकी रीढ़ की हड्डी, बच्चों आपने रीढ़ की हड्डी तो अपने बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे मानव के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी हुआ करती है, और जिससे कि हमारा जो है पूरा शरीर सीधा रहता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना। तो उससे हम चाहे जैसे मुड़ जाते हैं, चाहे कैसे। और ये यदि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या होता है, फिर ये आप समझ सकते हैं रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा शरीर कैसा रहेगा। तो बच्चों, ये इस पाठ में कहें यदि हम, तो रीढ़ की हड्डी जो है स्वाभिमान का प्रतीक भी इसमें बताया गया है, कि इसकी जो मेन हीरोइन या जिसको नायिका कहें, उमा है, उसने ही अपने स्वाभिमान से कैसे उसे लड़के वाले जो देखने आते हैं उनको कैसे जवाब दिया था, ये सब आप नाटक में पढ़ेंगे जब मैं आपको ये पाठ रीड कराऊंगी। तो बच्चों, ये रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में
भेद करते हैं, जो लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। कहते हैं कि लड़कियों को नहीं ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां केवल घर तक ही सीमित हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल घर के कामकाज तक ही है। तो जबकि ऐसा आज के समाज में नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी में जो लेखक है ने उस स्थिति को बताने की भी कोशिश की है कि जब लड़कियां पढ़ लिख करके सक्षम हो जाती हैं तो उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है। फिर भी जो है समाज के कुछ दकियानूसी विचारों वाले लोग होते हैं, वो लड़कियों की इस सफलता को देखकर दुखी ही होते हैं, कोई खुशी या प्रसन्नता महसूस नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। एक एकांकी है, तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है उमा, जो मुख्य नायिका है। पूरा किरदार, पूरी कहानी इसी पर है। और उसके पिताजी हैं रामस्वरूप जी, उसकी माताजी हैं जिनका नाम की प्रेमा है, और उसके यहाँ एक नौकर है रतन। और उसे लड़के वाले देखने आते हैं। तो लड़के वालों में जो है एक आते हैं, उनका नाम है गोपाल प्रसाद। और उनका जो लड़का है जिससे जो मतलब माँ के लिए शादी का देखने के लिए आता है, वो लड़का वो है शंकर। तो ये इतने पात्र इस नाटक में हैं। तो आपकी घटना कहाँ से शुरू होती है? तो इसमें जब उस समय की घटना है कि जब रामस्वरूप की बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। और जब लड़कियों को हमारे समाज में दिखाया जाता है तो लड़की वाले जो हैं बहुत सी तैयारियां करते हैं। जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो घर की साज सज्जा, उनके नाश्ते पानी सबका इंतज़ाम करते हैं। तो ऐसा ही इंतज़ाम रामस्वरूप जी कर रहे हैं। वो अपनी घर की संवारने में, सजाने संवारने में लगे हुए हैं। उनकी माताजी नाश्ता पानी उसकी सबकी व्यवस्था कर रही हैं, नौकर भी उनकी हेल्प कर रहा है। तो घटना यहीं से शुरू होती है। ये जो आपका पाठ था रीढ़ की हड्डी, उसकी घटना है ये। और इसके लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर जी। तो यहाँ आपकी ये जो शुरू होती है कहानी, तो सबसे मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। और अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे बहुत अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। लगभग अधेड़ मीन्स आधी उम्र, ऐसे मानते हैं कि वही लगभग 50 साल के करीब। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब लड़की को देखने वाले आने हैं तो वो सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो अपने कमरे में तख्त लेकर आते हैं, जिसके एक हिस्से को उनका नौकर पकड़ता है और दूसरे हिस्से को वो खुद पकड़ कर लाते हैं। अब नौकर क्या कहता है, बाबू अब धीरे धीरे, बाबू नौकर को कहते हैं कि बाबू क्या कहते हैं, बाबू इसमें रामस्वरूप जी को कहा गया है। और रामस्वरूप जी क्या कहते हैं कि अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस। वो तैयारी कर रहा है नौकर। फिर क्या कहता है, रतन है इसका नाम, वो कहता है बिछा दूँ साहब बाबू। फिर क्या कहता है कि ज़रा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं नौकर से, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है, इतनी मेहनत क्यों की है हम लोगों ने, बिछाने के लिए नहीं की है तो किसके लिए की है। अब फिर नौकर जो है तख्त बिछाता है और हंसने लगता है ही करके इस प्रकार से। अब बाबू फिर क्या कहते हैं, हंसता क्यों है, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं,
कलशों से नहाता था, लोटों की तरह। मतलब कि बड़े बड़े जो कलसियाँ होती हैं ना, एक बड़ा बर्तन पानी का लोटे से बड़ा होता है काफ़ी, जिसमें 7-8 लीटर कम से कम पानी आ जाता है, उसको बोलते हैं। तो वो उससे मतलब वो एक जिस प्रकार से हम एक लोटा उठा लेते हैं ना बिल्कुल फटाफट, इसी प्रकार से वो अपनी बातें बताते हैं कि हम कलसा उठा करके उससे नहा लिया करते थे लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। बहू जी वो अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हैं। इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही वाली लाना। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में वो मेज़पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ़ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगा देते हैं, मतलब उस कपड़े से साफ़ कर देते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गुंदवी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से वो जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत अधिक व्यस्त है, ऐसा लग रहा था। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर भी आ जाता है, खाली हाथ। फिर वो बाबू साहब राम स्वरूप हैं जो दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो प्रेमा जो उनकी पत्नी है वो कहती है, मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने क्या कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चादर आई है वो लेकर आओ, तो उसने धोबी ना कह करके क्या कह दिया, धोती। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो पूछने चली आती हैं, तो कहती कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई। एक तो वैसे ही जल्दी में, और वैसे ही जल्दी जल्दी में सब कुछ काम करना है, लड़के वाले आने वाले हैं, सब कुछ, ऊपर से तुम धोती मांग रहे। राम स्वरूप कहते हैं आश्चर्यचकित होकर के, धोती? धोती किसने कहा? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो। उन्होंने सोचा क्योंकि वो धोती कुर्ता पहने हैं इस वजह से, तो वो क्या कहती है, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए अब तुम्हें फिर से धोती चाहिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? अब प्रेमा क्या कहती है, यही तो कह रहा था रतन। फिर राम स्वरूप रतन को, क्यों भी रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। इस प्रकार से वो अपने नौकर से बात करते हैं। अब प्रेमा, अच्छा जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी? अब प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। अब राम स्वरूप जो है दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, वो कहते हैं, और सितार भी, जल्दी जा। रतन को कहते हैं, रतन जल्दी जल्दी जाता है। पति पत्नी तख्त पर जो है दोनों राम स्वरूप और प्रेमा दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। वो आपस में बात कर रही है, बता रही कि वो जो लड़की है इनकी वो है जो मुंह फुलाए बैठी है। तो अब जो है राम स्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, उसे समझाओ बुझाओ। वो कहने लगे उसे जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं, लड़के वाले देखने आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। वो कह रहे, अब तुम उसकी माँ हो, तुम उसे समझाओ, तुम क्या उसे समझा नहीं सकती हो? तो प्रेमा, तुम्हें क्या करूँ, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। वो कहती है, अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली, बस इतना किताबें वगैरह पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी, ये एक पत्रिका है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारे BA MA की पढ़ाई में होंगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। लड़कियां वो ये ज़्यादा पढ़ जाती हैं तो बस उनको समझ ही नहीं आता है कुछ, इस प्रकार से वो बता रहे हैं। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप, 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। अब वो उनको थोड़ा सा मजाक करते हैं उनके साथ, तो इस तरीके से कह रहे हैं वो कि ग्रामोफोन नाम का बाजा होता है तो 2 तरीके का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे जब चाहे चला कर रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, अर्थात
ये हम लोग जो बोलते हैं उसके लिए कह रहे हैं कि जो उनकी पत्नी इतना बोल रही है ना, उस वजह से वो कह रहे हैं कि वो जो दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। मतलब उनकी पत्नी जो है वो रुक ही नहीं रही है। अब प्रेमा हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली ही सूझती रहती है, मतलब मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, सही रास्ते पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में, मतलब लड़के वालों को आने में देर कितनी रही है। राम स्वरूप तो क्या हुआ प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। अम्मा को तो चिंता हो रही ना, अब उसकी लड़की बहुत सादगी भरी है, वो तो पाउडर तक लगाना पसंद नहीं करती है और उससे सजने संवरने की बात कही जा रही। और वो कहती है यदि बच्चे आजकल सज रहे हैं संवरे नहीं तो उन्हें लड़के वाले कौन सा पूछते हैं, कौन देख मतलब सही से वो करते हैं, कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफ़रत है। वो सादा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली लड़की है, सादा जीवन उच्च विचार वाली। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। मैंने उससे कहा तैयार होने के लिए पाउडर वाउडर लगा करके तैयार हो जाओ, तो वो अपना दुपट्टे से मुंह छिपा करके लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, वो परेशान है। रामस्वरूप ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। ये जितने भी दुकानें हैं, लड़कियां जो मेकअप करती हैं उन्हीं के सहारे तो ये सब चलता है। तो बच्चों अभी मैं यहाँ तक का आपको सार बता दे रही हूँ, बाकी की आगे की कक्षा में बताऊँगी। तो यहाँ तक का सार है कि यहाँ जो है उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो उसके माताजी पिताजी जो है सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जो है सारी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं और उमा से तैयार होने के लिए उसकी माँ कहती है, तो वो थोड़ा सा मतलब तैयार होने के पाउडर वाउडर लगाने के पक्ष में नहीं होती है। और इस प्रकार से तो थोड़ा सा उनके माताजी हैं थोड़ी चिंता करती हैं और पिताजी से उनकी शिकायत भी करती हैं अपनी लड़की की। तो अपने ज़माने की बात करती हैं कि हमारे ज़माना ऐसा था वैसा था, आजकल की लड़कियों के तो ज़्यादा दिमाग वो हो गए हैं, आजकल बिना मतलब सुंदर लड़कियों को तो कोई पूछता नहीं है। और फिर ये तो और भी वो रहती हैं। तो फिर इस प्रकार से वो कहती हैं फिर अपने पिताजी से वो कह देती हैं मतलब उनके, तो क्या रामस्वरूप जी से अपने पति से कहती हैं। तो फिर वो भी सोचते हैं कि ना जाने लड़कियों का क्या, इस लड़की का अपनी बच्ची के लिए कहते हैं उमा के लिए कि इसका दिमाग जाने कैसा है। आजकल तो लड़कियां इतना सच समझ के रहती हैं, परंतु ये लड़की को तो ज़्यादा साज श्रृंगार पसंद ही नहीं है, उसी में उनके यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले का आगे फिर हम उपस्थित होंगे आगे का पाठ लेकर के। तब तक के लिए सुप्रभातम बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और घर में रहते हुए अब तो आपके पास समय भी बहुत है, तो आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस समय तो आप ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहे होंगे, ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह भी नहीं जाना, उसका भी वो आपके पास समय बच रहा होगा। तो बच्चों आप उस समय का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं ना। ये उसमें आप अपनी पढ़ाई में अधिक से अधिक समय अपनी सेल्फ़ स्टडी में दे सकते हैं। तो बच्चों मस्ट होती है सेल्फ़ स्टडी। जब तक आप स्व अध्ययन नहीं करेंगे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, तब तक आप नहीं जान पाते कि हमें ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। क्योंकि जब आप स्व अध्ययन करेंगे तभी आपको ये पता लगता है कि आपको ये समझ में आया पाठ या नहीं आया। क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और असरी आवत जाप से सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करने से ही और स्व अध्याय करने से ही आप एक सफल
बन सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से सफलता मिल सकती है। तो बच्चों, आज आपकी मैं पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ये प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनका जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने जो है उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो जो बच्चों कहते हैं कि इनकी रुचि जो बचपन से ही नाटकों में बहुत थी। कॉलेज के समय से ही ये नाटक वगैरह में बहुत ज़्यादा अभिनय किया करते थे। तो माथुर जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उनमें से प्रसिद्ध हैं कुछ, जैसे कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह आदि हैं। और कहते हैं कि ये एक जगदीश चंद्र जो माथुर जी थे, इनके नाटकों में हमें जो है विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने जो है ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं और उनकी व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित भी रही हैं। ऐसे महान नाटककार का निधन जो है सन 1978 में हुआ था। तो बच्चों, ये जो आपका एकांकी है रीढ़ की हड्डी, तो बच्चों आप कहेंगे मैम एकांकी क्या होता है? तो एकांकी का मतलब है कि एक अंक में पूरी घटनाओं का हो जाना, एक ही अंक में ना, अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक छोटा सा नाटक भी इसको कह सकते हैं, जो पूरे एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, किसी एक घटना को लेकर के लिखा जाता है। तो बच्चों, इस एकांकी रीढ़ की हड्डी, बच्चों आपने रीढ़ की हड्डी तो अपने बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे मानव के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी हुआ करती है और जिससे कि हमारा जो है पूरा शरीर सीधा रहता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना। तो उससे हम चाहे जैसे मुड़ जाते हैं, चाहे कैसे। और ये यदि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या होता है, फिर ये आप समझ सकते हैं रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा शरीर कैसा रहेगा। तो बच्चों, ये इस पाठ में कहें यदि हम, तो रीढ़ की हड्डी जो है स्वाभिमान का प्रतीक भी इसमें बताया गया है कि इसकी जो मेन हीरोइन या जिसको नायिका कहें, उमा है, उसने ही अपने स्वाभिमान से कैसे उसे लड़के वाले जो देखने आते हैं उनको कैसे जवाब दिया था, ये सब आप नाटक में पढ़ेंगे जब मैं आपको ये पाठ रीड कराऊंगी। तो बच्चों, ये रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं, जो लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। कहते हैं कि लड़कियों को नहीं ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां केवल घर तक ही सीमित हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल घर के कामकाज तक ही है। तो जबकि ऐसा आज के समाज में नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी में जो लेखक हैं ने उस स्थिति को बताने की भी कोशिश की है कि जब लड़कियां पढ़ लिख करके सक्षम हो जाती हैं तो उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है। फिर भी जो है समाज के कुछ दकियानूसी विचारों वाले लोग होते हैं, वो लड़कियों की इस सफलता को देखकर दुखी ही होते हैं, कोई खुशी या प्रसन्नता महसूस नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। एक एकांकी है, तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है
उमा जो मुख्य नायिका है, पूरा किरदार, पूरी कहानी इसी पर है। और उसके पिताजी हैं राम स्वरूप जी, उसकी माताजी हैं जिनका नाम की प्रेमा है, और उसके यहाँ एक नौकर है रतन, और उसे लड़के वाले देखने आते हैं। तो लड़के वालों में जो है एक आते हैं, उनका नाम है गोपाल प्रसाद, और उनका जो लड़का है जिससे जो मतलब उमा के लिए शादी का देखने के लिए आता है वो लड़का, वो है शंकर। तो ये इतने पात्र इस नाटक में हैं। तो आपकी घटना कहाँ से शुरू होती है? तो इसमें जब उस समय की घटना है कि जब राम स्वरूप की बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। और जब लड़कियों को हमारे समाज में दिखाया जाता है तो लड़की वाले जो हैं बहुत सी तैयारियां करते हैं। जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो घर की साज सज्जा, उनके नाश्ते पानी सबका इंतज़ाम करते हैं। तो ऐसा ही इंतज़ाम राम स्वरूप जी कर रहे हैं। वो अपनी घर की संवारने में, सजाने संवारने में लगे हुए हैं। उनकी माताजी नाश्ता पानी उसकी सबकी व्यवस्था कर रही हैं, नौकर भी उनकी हेल्प कर रहा है। तो घटना यहीं से शुरू होती है। ये जो आपका पाठ था रीढ़ की हड्डी, उसकी घटना है ये, और इसके लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर जी। तो यहाँ आपकी ये जो शुरू होती है कहानी, तो सबसे मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है, और अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे बहुत अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। लगभग अधेड़ मीन्स आधी उम्र, ऐसे मानते हैं कि वही लगभग 50 साल के करीब। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब लड़की को देखने वाले आने हैं तो वो सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो अपने कमरे में तख्त लेकर आते हैं, जिसके एक हिस्से को उनका नौकर पकड़ता है और दूसरे हिस्से को वो खुद पकड़ते कर लाते हैं। अब नौकर क्या कहता है, बाबू अब धीरे बाबू नौकर को कहते हैं कि बाबू क्या कहते हैं, बाबू इसमें राम स्वरूप जी को कहा गया है। और राम स्वरूप जी क्या कहते हैं कि अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस। वो तैयारी कर रहा है नौकर। फिर क्या कहता है, रतन है इसका नाम, वो कहता है बिछा दूँ साहब बाबू। फिर क्या कहता है कि ज़रा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं नौकर से, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है, इतनी मेहनत क्यों की है हम लोगों ने, बिछाने के लिए नहीं की है तो किसके लिए की है। अब फिर नौकर जो है तख्त बिछाता है और हंसने लगता है ही करके इस प्रकार से। अब बाबू फिर क्या कहते हैं, हंसता क्यों है, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। मतलब कि बड़े बड़े जो कलसियाँ होती हैं ना, एक बड़ा बर्तन पानी का लोटे से बड़ा होता है काफ़ी, जिसमें 7-8 लीटर कम से कम पानी आ जाता है, उसको बोलते हैं। तो वो उससे मतलब वो एक जिस प्रकार से हम एक लोटा उठा लेते हैं ना बिल्कुल फटाफट, इसी प्रकार से वो अपनी बातें बताते हैं कि हम कलसा उठा करके उससे नहा लिया करते थे लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, बहू जी वो अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हैं, इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही वाली लाना। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में वो मेज पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ़ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगा देते हैं, मतलब उस कपड़े से साफ़ कर देते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गुंदवी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से वो जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत अधिक व्यस्त है, ऐसा लग रहा था। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर भी आ जाता है खाली हाथ। फिर वो बाबू साहब राम स्वरूप हैं जो दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो प्रेमा जो उनकी पत्नी है वो कहती है, मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई,
उन्होंने क्या कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चादर आई है वो लेकर आओ, तो उसने धोबी ना कह करके क्या कह दिया, धोती। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो पूछने चली आती हैं, तो कहती कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी में, और वैसे ही जल्दी जल्दी में सब कुछ काम करना है, लड़के वाले आने वाले हैं सब कुछ, ऊपर से तुम धोती मांग रहा है। रामस्वरूप कहते हैं अब आश्चर्यचकित होकर के, धोती धोती किसने कहा? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो। उन्होंने सोचा क्योंकि वो धोती कुर्ता पहने हैं इस वजह से, तो वो क्या कहती है, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए अब तुम्हें फिर से धोती चाहिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? अब प्रेमा क्या कहती है, यही तो कह रहा था रतन। फिर रामस्वरूप रतन को, क्यों भी रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। इस प्रकार से वो अपने नौकर से बात करते हैं। अब प्रेमा, अच्छा जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी? अब प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। अब रामस्वरूप जो है दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, वो कहते हैं, और सितार भी, जल्दी जा। रतन को कहते हैं, रतन जल्दी जल्दी जाता है। पति पत्नी तख्त पर जो है दोनों रामस्वरूप और प्रेमा दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है, वो आपस में बात कर रही है, बता रही कि वो जो लड़की है इनकी वो है जो मुंह फुलाए बैठी है। तो अब जो है रामस्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, उसे समझाओ बुझाओ। वो कहने लगे उसे जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं, लड़के वाले देखने आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। वो कह रहे अब तुम उसकी माँ हो, तुम उसे समझाओ, तुम क्या उसे समझा नहीं सकती हो? तो प्रेमा, तुम्हें क्या करूँ, सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। वो कहती है अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली, बस इतना किताबें वगैरह पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी, ये एक पत्रिका है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारे BA MA की पढ़ाई में होंगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। लड़कियां वो ये ज़्यादा पढ़ जाती हैं तो बस उनको समझ ही नहीं आता है कुछ, इस प्रकार से वो बता रहे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। अब वो उनको थोड़ा सा मजाक करते हैं उनके साथ, तो इस तरीके से कह रहे हैं वो कि ग्रामोफोन नाम का बाजा होता है तो दो तरीके का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे जब चाहो चला कर रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, अर्थात ये हम लोग जो बोलते हैं उसके लिए कह रहे हैं कि जो उनकी पत्नी इतना बोल रही है ना, उस वजह से वो कह रहे हैं कि वो जो दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, मतलब उनकी पत्नी जो है वो रुक ही नहीं रही हैं। अब प्रेमा, हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली ही सूझती रहती है, मतलब मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, सही रास्ते पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में, मतलब लड़के वालों को आने में देर कितनी रही है। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। अब माँ को तो चिंता हो रही ना, अब उसकी लड़की बहुत सादगी भरी है, वो तो पाउडर तक लगाना पसंद नहीं करती है, और उससे सजने संवरने की बात कही जा रही, और वो कहती है यदि बच्चे आजकल सज रहे संवरे नहीं तो उन्हें लड़के वाले कौन सा पूछते हैं, कौन देख, मतलब सही से वो करते हैं, कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफ़रत है। वो सादा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली लड़की है, सादा जीवन उच्च विचार वाली। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। मैंने उससे कहा तैयार होने के लिए पाउडर वाउडर लगा करके तैयार हो जाओ, तो वो अपना दुपट्टे से मुंह छिपा करके लेट गई।
भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, वो परेशान है। रामस्वरूप ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। ये जितने भी दुकानें हैं, लड़कियां जो मेकअप करती हैं उन्हीं के सहारे तो ये सब चलता है। तो बच्चों, अभी मैं यहाँ तक का आपको सार बता दे रही हूँ, बाकी की आगे की कक्षा में बताऊँगी। तो यहाँ तक का सार है कि यहाँ जो है उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो उसके माताजी पिताजी जो है सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जो है सारी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं, और उमा से तैयार होने के लिए उसकी माँ कहती है, तो वो थोड़ा सा मतलब तैयार होने के, पाउडर ऑर्डर लगाने के पक्ष में नहीं होती है। और इस प्रकार से तो थोड़ा सा उनके माताजी हैं थोड़ी चिंता करती हैं, और पिताजी से उनकी शिकायत भी करती हैं अपनी लड़की की। तो वो अपने ज़माने की बात करती हैं कि हमारे ज़माना ऐसा था वैसा था, आजकल की लड़कियों के तो ज़्यादा दिमाग वो हो गए हैं, आजकल बिना मतलब सुंदर लड़कियों को तो कोई पूछता नहीं है, और फिर ये सब ये तो और भी वो रहती हैं। तो फिर इस प्रकार से वो कहती हैं, फिर अपने पिताजी से वो कह देती हैं, मतलब उनके तो क्या रामस्वरूप जी से, अपने पति से कहती हैं। तो फिर वो भी सोचते हैं कि ना जाने लड़कियों का क्या, इस लड़की का, अपनी बच्ची के लिए कहते हैं, उमा के लिए, कि इसका दिमाग जाने कैसा है। आजकल तो लड़कियां इतना सच समझ के रहती हैं, परंतु ये लड़की को तो ज़्यादा साज श्रृंगार पसंद ही नहीं है, उसी में उनके यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले का आगे फिर हम उपस्थित होंगे आगे का पाठ लेकर के। तब तक के लिए